वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स। तो देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स का क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं जब हम किसी भी ब्रांड को वैल्यू करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ एन अनटेंजिबल, सो इसके वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अकाउंटेंट कम्युनिटी, और वो लोग कहेंगे कि पता नहीं ब्रांड की वैल्यूएशन को हम कैसे करेंगे, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है इस पे। तो ब्रॉड कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं, कुछ स्टेप्स देखते हैं जिसके परसुएंट हम ब्रांड्स को वैल्यू करते हैं और इस इंटेंजिबल एसेट को भी एक वैल्यू देते हैं। और वो वैल्यू देने का रीजन क्या है दोस्तों, किसी भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील में, किसी भी परचेज की डील में, किसी भी सेल की डील में ब्रांड एक एसेंशियल एलिमेंट होता है जो मौजूद होता है। और मैंने आपको बताया था थ्योरी के लेक्चर में, व्हाट इज अ ब्रांड, ब्रांड इज नथिंग बट एन एक्सपीरियंस। आपको किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने से, दैट इज नोन एज ब्रांड। तो उस एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या है, उस एक्सपीरियंस की वैल्यू यह है कि अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो ज्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद अगली बार प्रोडक्ट आप ही से खरीदेगा। तो यू कैन कमांड अ प्रीमियम प्राइस इफ योर ब्रांड वैल्यू इज गुड। सो ये होता है बेनिफिट, और उसी प्रीमियम प्राइस के बेसिस पे हम वैल्यूअर्स एक ब्रांड की वैल्यूएशन करते हैं। आओ देखते हैं क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं ब्रांड की वैल्यूएशन करते हुए। स्टेप नंबर 1, मार्केट सेगमेंटेशन। ध्यान से सुनना, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें अपनी मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स। तो भाई एक होती है नीश मार्केट जहां पर हम टारगेट करते हैं हाई इनकम ग्रुप को, जो बहुत अमीर लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। एक होता है लोअर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से नीचे या फिर लोअर क्लास होता है। एक होता है मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास। तो ये तीन कैटेगरी ब्रॉडली होती हैं जिसमें मार्केट डिवाइड होती है। अब फर्दर मार्केट कैसे कैसे डिवाइड होती है भाई, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इस तरह भी मार्केट डिवाइड होती है। तो सबसे पहला काम ब्रांड वैल्यूएशन का ये होता है, आपको अपनी मार्केट डिसाइड करनी है कि आपको अपनी ब्रांड किस तरह की मार्केट में बनानी है। आपको कौन सा टारगेट एरिया है, कौन सा कस्टमर का एरिया है जिसको टारगेट करना है, किनको आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, किस कम्युनिटी में आपको पॉपुलर होना है, बढ़िया आपको अपना नाम करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो भाई बड़ी नेचुरल सी बात है, बड़े बड़े ब्रांड जैसे गुच्ची, अरमानी, एम्पोरियो, एक मॉल है दिल्ली में, बहुत अच्छा मॉल है और वहां पर सारे लग्जरी गुड्स मिलते हैं। तो दोस्तों लग्जरी गुड्स लोअर मिडिल क्लास तो अफोर्ड नहीं कर सकता, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास ही अफोर्ड कर सकता है। तो नेचुरल सी बात है, आप अपना ब्रांड कहां पर बनाओगे, आप अपर क्लास में बनाओगे या अपर मिडिल क्लास में बनाओगे अगर आप गुच्ची या अरमानी सेल करते हो तो। सो सबसे पहला स्टेप, मार्केट सेगमेंटेशन। ब्रांड्स इन्फ्लुएंस कस्टमर चॉइस बट द इन्फ्लुएंस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट इन विच ब्रांड ऑपरेट्स। For valuation, we need to split the brand's market into groups of consumers according to applicable criteria such as product or service, distribution channel, consumption patterns, purchase sophistication, geography, existing and new customers, and so on. The brand is valued in each segment and sum of segments constitute the total value of brand. तो आपको देखना है हर सेगमेंट में आप कितना पियर्स कर पाओगे, कितना ब्रेक थ्रू कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को कितना सेल कर पाओगे हर एक सेगमेंट में, और उससे आपकी ब्रांड की टोटल वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, जहां पर आपको अपने रेवेन्यूज को एस्टिमेट करना है कि फ्यूचर में आपके ब्रांड की वजह से कितने रेवेन्यू आप अर्न करने के काबिल हो। तो मैं आपको एक बड़ा ब्रॉड सा तरीका बताता हूं जो हम प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर में स्टार्ट भी करने वाले हैं। ब्रांड की अगर अर्निंग जाननी हो ना, तो अपना प्रोडक्ट विद ब्रांड उसकी वैल्यू निकाल के लाओ, कितना प्राइस में बिकेगा। विदाउट ब्रांड प्राइस निकाल के लाओ, दोनों प्राइस को माइनस कर दो, आपके ब्रांड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सपोज मैंने शर्ट पहनी हुई विल्स लाइफस्टाइल की जिसकी वैल्यू है 2100। अगर मैं किसी लोकल मार्केट से सेम स्टफ, सेम क्वालिटी, सेम कलर, सेम डिजाइन की शर्ट खरीदता हूं तो वो प्रॉब्लम मुझे पड़ती है 1500 रुपए की। तो 2200 वर्सेस 1500, ये जो डिफरेंस है ये आपने किसकी वजह से पे किया है, ब्रांड की वजह से पे किया है, और ये ब्रांड की वैल्यूएशन में मदद करेगा। तो सेकंड इज फाइनेंशियल एनालिसिस वेयर यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स विद ब्रांड एंड विदाउट ब्रांड। देन डिमांड एनालिसिस। अब आपको ये देखना है कि आपके ब्रांड का कितना डिमांड होगा भाई, प्राइस के अलावा क्वांटिटी आप कितनी बेच सकते हो। तो नेचुरल सी बात है, जो ब्रांडेड गुड्स होंगे उनकी क्वांटिटी बेचने का पैटर्न फर्क होगा, जो अनब्रांडेड गुड्स होंगे उनकी क्वांटिटी बेचने का पैटर्न फर्क होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप गुड को अनब्रांड कर देते हो वैसे ही आपका टारगेट कस्टमर बदल जाता है। जैसे टारगेट कस्टमर बदला वैसे आपकी क्वांटिटी डिफरेंट हो जाती है। सो प्राइस के साथ साथ आपको क्वांटिटी भी डिसाइड करनी है ब्रांड का वैल्यूएशन करते हुए। सो असेस द रोल दैट ब्रांड प्लेज इन ड्राइविंग डिमांड
for products and services in the markets in which it operates and determine what proportion of intangible earning is attributable to brand measured by the indicator of referred to as role of branding index. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिमांड को एनालाइज करते हुए जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, रोल ऑफ ब्रांडिंग इंडेक्स। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि 2200 की विल्स लाइफस्टाइल पड़ती विद ब्रांड, 1500 की पड़ती विदाउट ब्रांड, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 700 रुपए। अब जरूरी थोड़ी है 700 रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की वैल्यू हो सकता है 700 रुपए में किसी यूनिक तरह का कॉपीराइट जो आपने कपड़े पे लिया हुआ हो, जिससे आपका कपड़ा बहुत स्पेशल बनता हो, उसका प्राइस हो सकता है और कोई इंटेंजिबल हो, गुडविल हो, किसी पुराना तरह का कोई बेनिफिट हो, जैसे लोकेशन बड़ी आपकी यूनिक है आपकी कंपनी की। तो इस तरह के फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके डिफरेंशियल प्राइसिंग को इंपैक्ट करते हैं, उसमें से कितना परसेंटेज आप ब्रांड को एट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस इज डिमांड एनालिसिस। Then competitive benchmarking, determine the competitive strengths and weaknesses of the brand to derive the specific brand discount rates that reflects risk profile of its expected future earnings. This comprises of extensive competitive benchmarking and structured evaluation of brands market stability, leadership पोजीशन, ग्रोथ, ट्रेंड एटसेट्रा। तो अब आपको ये देखना है कि फ्यूचर में कितने स्ट्रांगली ये ब्रांड आपका बिकेगा और कितनी क्वांटिटी में बिकेगा, कितना इसका ग्रोथ होगा, कितना इसका ग्रोथ नहीं होगा, क्या क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर रहेंगे, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है आपके ब्रांड के साथ, वो देखने पड़ेंगे आपको इस वाले स्टेप में। और लास्ट स्टेप दोस्तों, जो भी आप इनकम निकाल के लाओगे, रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद, प्राइस को कैलकुलेट करने के बाद, क्वांटिटी ब्रांड की डिमांड को कैलकुलेट करने के बाद, उसका आप कर दोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए, और वो डिस्काउंटिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस होगा आपका वैल्यू ऑफ ब्रांड। तो ये है ब्रॉड स्टेप्स। सर ऐसे नहीं समझ में आया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए कि ये स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1। The following data is given to you regarding a company having a share in branded and unbranded portion. Branded revenue 500 rupees, unbranded revenue 120 rupees, branded cost 350 rupees, unbranded cost 100 rupees, research and development 20 lakhs, branded products 1 lakh, unbranded products 40,000. Tax rate is 39.55%, capitalization factor is 18%. Calculate the value of brand. आपको ब्रांड की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है। ठीक है सर, आओ देखते हैं कैसे ब्रांड की वैल्यू कंप्यूट होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 1। computation of value of brand of the company। तो भाई वैल्यू ऑफ ब्रांड कैसे निकल के आती है? वैल्यू ऑफ ब्रांड निकल के आती है, देखना मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूं। ब्रांड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ब्रांड की जो अर्निंग्स हैं, ब्रांड की वजह से जो अर्निंग्स हैं, अगर मैं उन अर्निंग्स तो ब्रांड की वजह से जो अर्निंग्स हैं, अगर मैं उन अर्निंग्स को डिवाइड कर दूं किसी कैपिटलाइजेशन फैक्टर से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो मेरी ब्रांड की वैल्यू निकल जाती है। याद करो, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला इसी तरह का होता था जिसमें कि हम वैल्यू ऑफ फर्म को निकाल के लाते थे। बिल्कुल सर, याद आ गया। तो बस अब हमारे सामने चैलेंज क्या? हमारे सामने चैलेंज ये कि कंप्यूटेशन ऑफ ब्रांड अर्निंग्स, तो आपके ब्रांड की अर्निंग्स क्या है आपको ये कंप्यूट करके बतानी है। ठीक है सर, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रांड अर्निंग्स। अब देखना, मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। ब्रांड अर्निंग्स इज इक्वल टू ब्रांडेड अर्निंग्स
माइनस अनब्रांडेड अर्निंग्स माइनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। फॉर्मूला देखना जरा, क्या लगाया है हमने, ब्रांडेड अर्निंग्स। अब देखो फर्क देखना, यह है ब्रांड अर्निंग्स, यह है ब्रांडेड अर्निंग्स। फर्क क्या, डिफरेंस क्या, ब्रांड अर्निंग मतलब वो वाली अर्निंग जो ब्रांड की वजह से हुई है, ब्रांडेड अर्निंग मतलब वो वाली अर्निंग जो ब्रांडेड प्रोडक्ट की अर्निंग है। तो मेरे एग्जांपल में विल्स लाइफस्टाइल की शर्ट थी 2200 रुपए की, ये 2200 रुपए है ब्रांडेड अर्निंग्स। अगर इसमें से आप अपना विल्स लाइफस्टाइल का लोगो हटा दो तो ये बिकेगी 1500 रुपए की। अनब्रांडेड अर्निंग्स इज 1500 रुपए, जो बैलेंस बचा 700 रुपए, दैट इज ब्रांड अर्निंग्स। सो डिफरेंस है ब्रांड अर्निंग्स और ब्रांडेड अर्निंग्स में। ये वर्ड का बड़ा ढंग से इस्तेमाल करना, ब्रांड अर्निंग्स का अलग मतलब, ब्रांडेड अर्निंग्स का अलग मतलब। तो मैं क्या दर्शाना चाहता हूं, मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब ब्रांड के साथ बेचती है तो वो इतना कमाएगी, अगर वो ब्रांड के बिना सेम प्रोडक्ट को बिना ब्रांड लगाए बेचेगी तो वो इतना कमाएगी। और ब्रांड के लिए खर्चे जो करने पड़ते हैं हर साल, अरे भाई ब्रांड को मेंटेन करना पड़ता है, ब्रांड के ऊपर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है हर साल, मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे तरह के एडवर्टाइजमेंट एफर्ट्स होते हैं, R&D के खर्चे होते हैं, उन सब को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये है ब्रांड रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनको भी माइनस करना पड़ता है, और 1 माइनस टैक्स रेट कर दोगे तो आपकी ब्रांड अर्निंग्स निकल के आ जाएंगी। आओ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में ब्रांड अर्निंग्स कैसे निकल के आएंगी। सर ₹500 माइनस ₹350 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख रुपीज, ये आ गया ब्रांडेड अर्निंग। अब अगर अनब्रांडेड अर्निंग हम निकालना चाहें तो अनब्रांडेड अर्निंग आएगी ₹120 माइनस ₹100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। तो ये है ब्रांडेड रेवेन्यू, ये है ब्रांड अनब्रांडेड रेवेन्यू, ये है अनब्रांडेड कॉस्ट, ये है ब्रांडेड रेवेन्यू, ये है ब्रांडेड कॉस्ट। और R&D का खर्चा आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना कर रही है, R&D का खर्चा है 20 लाख। तो बस इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को अगर हम 1 माइनस टैक्स रेट से और मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस 39.55%, तो हमारी निकल के आ जाएगी ब्रांड अर्निंग्स। सर एक चीज बता दो बस, सर ब्रांड रेवेन्यू 500, अनब्रांडेड रेवेन्यू 120, ब्रांड लगा के बेचोगे 500 रुपए मिलेंगे, ब्रांड हटा के बेचोगे 120 रुपए में। सर बिल्कुल समझ में आई बात, होता है कई बार ब्रांड का इतना प्रभाव होता है, कितना डिफरेंस हो सकता है रेवेन्यू में, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर ब्रांड की कॉस्ट है 750 और अनब्रांडेड की कॉस्ट है सॉरी 350 और अनब्रांडेड की कॉस्ट है 100। सर ब्रांडेड की कॉस्ट है 350, अनब्रांडेड की कॉस्ट है 100। सर कॉस्ट में कैसे डिफरेंस हो सकता है, अरे कपड़ा बनाने में या शर्ट बनाने में खर्चा तो सेम आ रहा है, ये तो आप ब्रांड बस लगा रहे हो, कहीं पर नहीं लगा रहे। तो सर खर्चे में इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है, अरे भाई बिल्कुल आ सकता है। ब्रांड को यूज करने के लिए हो सकता है आप रॉयल्टी पे कर रहे हो, हैवी रॉयल्टी पर यूनिट पे कर रहे हो, और भी कुछ तरह का खर्चा हो सकता है जो ब्रांड से रिलेटेड होता है R&D के अलावा। तो उस वजह से कॉस्ट में भी डिफरेंस आ सकता है, ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्रोडक्ट के डेफिनेटली डिफरेंस आ सकता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ चलो कंप्यूट करते हैं, कितनी आएगी ब्रांड रिलेटेड अर्निंग्स, ब्रांड अर्निंग्स कितनी होंगी।
ब्रांड अर्निंग्स आ गई आपकी रुपीज 73,74,900 रुपीज 73,74,900। तो भाई 1,50,00,000 का अर्निंग आया ब्रांडेड, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 40 8 लाख का आया अनब्रांडेड। आपने 20 लाख रुपए माइनस किए और मल्टीप्लाई कर दिया 60.45%। आपकी ब्रांड की अर्निंग्स आई 73,74,900। आओ इस अमाउंट को कैपिटलाइज करते हैं। 73,74,900 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 18%। ये आया है वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है सर, आओ देखते हैं कितना आया वैल्यू ऑफ ब्रांड। 40 लाख 4 करोड़ 40971,666। तो आ गया 4,09,71,667। आपकी ब्रांड की वैल्यू आ गई 4,09,71,667। कंक्लूजन लिखना जरा। हेंस the value of brand is computed as rupees 4,09,71,667 667। सर क्या इतने बच्चों वाले एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं ब्रांड वैल्यूएशन के? नहीं भाई नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आओ स्टार्ट करते हैं वो वाले क्वेश्चंस जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। ये तो मैंने आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक ब्रॉड सा कंसेप्ट कराया था और एक इजी सा क्वेश्चन कराया था। आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा पर्टेन्स टू टेक्नो लिमिटेड। तो एक कंपनी है टेक्नो लिमिटेड जिसका आपको फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है। एन आईटी कंपनी आर मेड अवेलेबल टू यू। ईबीआईटी दिया हुआ है भाई पिछले 3 सालों का। नॉन ब्रांडेड इनकम दी हुई है। रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रांड वैल्यू फॉर टेक्नो लिमिटेड। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। कंप्यूटेशन ऑफ ब्रांड वैल्यू ऑफ टेक्नो लिमिटेड। तो टेक्नो लिमिटेड की हमको ब्रांड वैल्यू निकालनी है। अच्छा भाई डिफरेंस मैं आपको ब्रॉडली बता दूं, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल का डेटा गिवन था, इसमें पिछले 3 साल का डेटा गिवन है। तो नेचुरली हम एवरेज करेंगे और एवरेज इज ऑलवेज अ बेटर मींस ऑफ कंप्यूटिंग एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, क्योंकि अल्टीमेट एम है फ्यूचर का कैश फ्लो निकालना। तो अगर हम पिछले 3 साल का एवरेज करेंगे हमारा डेफिनेटली बेटर आएगा एस्टिमेशन। ठीक है सर, तो पर्टिकुलर्स ये 3 साल का हमको डेटा गिवन है। तो 2010, 2009, 2008 देखना। 2010, 2009, 2008 तीनों सालों का हमको डेटा गिवन है फॉर कंप्यूटिंग द ब्रांड। अब हमें तीनों का डेटा प्लॉट करना है स्क्रीन पे। अच्छा ज़रा
लिख दो अमाउंट इन करोर्स। तो सबसे पहली फिगर तो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 696.03, 325.65 और 155.86। ये है कंपनी का टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई ये क्वेश्चन आपको ब्रांडेड इनकम दे रहा है ईबीआईटी के फॉर्म में, इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा नॉन ब्रांडेड इनकम। तो मैंने इसमें से लेस किया नॉन ब्रांडेड इनकम। ठीक है सर। नॉन ब्रांडेड इनकम 53.43, 35.23 और 3.46। ये क्या आया मेरा दोस्तों? ये आया ब्रांड अर्निंग्स। ये ब्रांडेड अर्निंग्स, ये अनब्रांडेड अर्निंग्स, ये आ गई ब्रांड अर्निंग्स। ये तीन फिगर हमारी निकल के आई। ठीक है सर, बता दो जरा क्या आई फिगर। सर कैसे बताएं? आप कैमरे के उस पार, हम कैमरे के इस पार। ये जो दूरियां हैं ना सर, ये दूरियां हमको आंसर बताने नहीं देंगी। बात तो सही है। $290.42, 152.42। ठीक है। अब भाई देखना, एक चीज दी हुई है हमको, इन्फ्लेशन फैक्टर। अरे भाई एक बात बताओ, फ्यूचर में कोई अर्निंग आती है तो उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू तक लाने के लिए जो चीज मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर। पास्ट में अगर कोई चीज आती है उसको प्रेजेंट तक लाने के लिए जो हम फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं उसका नाम होता है इन्फ्लेशन फैक्टर। तो हम इन्फ्लेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो एक साल पुरानी फिगर है, ये कमाई कब हुई? ये कमाई हुई 2009 में। और ये जो 2009 की कमाई थी, अगर ये सेम कमाई 2010 में करी होती तो क्या सेम होती या ज्यादा होती? सर डेफिनेटली ज्यादा होती, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते, आपका रेवेन्यू भी बढ़ता, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते, दोनों चीजें बढ़ती। तो ये फिगर को हमको यहां तक लाना पड़ेगा। जैसे हम आगे फ्यूचर की फिगर्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वैसे पास्ट की फिगर्स का हम इन्फ्लेशन फैक्टर निकाल के उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली ये जो 152.4 है भाई, ये 2 साल पुराना रेवेन्यू है। ये अगर हम 2010 में कंप्यूट करते तो ये डेफिनेटली ज्यादा होता, तो उसका भी इन्फ्लेशन फैक्टर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आओ देखते हैं क्या इन्फ्लेशन फैक्टर दिए हुए हैं। सबसे पहला है तो ऑब्वियसली करंट ईयर का है, तो वो होगा 1.000, 1.087 एंड 1.181। तो ये आ गई ब्रांड अर्निंग्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद ब्रांड अर्निंग्स हमारी कितनी होंगी वो निकल के आ गई। ठीक है सर, बताना जरा क्या आया। 6 सर ये तो रहेगा सेम 642.6, 642.6 तो बिल्कुल सेम रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है सर, फिर 290.42 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, यह सर 315.69। ये आ गया 180, 180।
ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इन्फ्लेशन फैक्टर को सर हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने सॉल्यूशन में, तो इन्फ्लेशन फैक्टर का जो इफेक्ट आया वो भी हमने कंसिडर कर लिया। बिल्कुल भाई, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू, जो आपकी पास्ट की अर्निंग्स थी ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मतलब 2010 में इनकी वैल्यू क्या रहेगी वो आपके सामने नजर आ गई। ठीक है सर, चलो अब ना हमें इनका एवरेज लेना है, एवरेज, तीनों का एवरेज लेना है। हाँ, टैक्स हम बाद में माइनस करेंगे, जो खर्चे हैं वो भी हम बाद में माइनस करेंगे एवरेज लेने के बाद। तो इन तीनों का हमें लेना है एवरेज। जरा बता दो, एवरेज जो लूंगा वो वेटेड एवरेज लूं या वो सिंपल एवरेज लूं? बताना, विच एवरेज इज बेटर एवरेज? ऑलवेज वेटेड एवरेज इज अ बेटर एवरेज। लेकिन सर वेटेड एवरेज लेने के लिए ट्रेंड होना जरूरी है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे डेटा में होना चाहिए, तभी आप वेट्स ले सकते हो, तभी आप वेटेड एवरेज ले सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, याद आ गया हमें ट्रेंड की जरूरत है। जरा बताना, यहां कहीं ट्रेंड है क्या? ज्यादा, कम, उससे कम? बताना जरा, यहां ट्रेंड है क्या? देखें सर, ज्यादा, उससे कम और सबसे कम। हाँ सर, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन अगर 2008 पहला ईयर है तो सर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीज हो रहा है डेटा। बिल्कुल सही बात, डेटा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो अगर डेटा में ट्रेंड होता है तो हम वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं। तो आओ मैं इसको वेट देता हूं, वेट में दे रहा हूं 3, 2, 1। वेट देने का तरीका सुनना, नियरेस्ट ईयर विल गेट द हाईएस्ट वेट। जो ईयर सबसे नियर है उसका वेट सबसे हाई होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनना, अगर मैं इस डेटा को घुमा दूं, मतलब 642 यहां होगा, 180 यहां पर होगा, 315 बीचों बीच होगा, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। जो 2008 से इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है वो इंक्रीजिंग नहीं, वो डिक्रीजिंग होगा। 2008 में होगा 642, फिर होगा 315, फिर होगा 180। अगर ऐसा है तो मेरे वेट्स सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? सर बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि वेट्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता। वेट्स हम देते हैं ईयर्स के हिसाब से, तो नियरेस्ट ईयर विल गेट द हाईएस्ट वेट। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो 3, 2, 1, अगर डेटा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में होता 3, 2, 1। अब बताना वेटेड एवरेज इन तीनों का क्या आया? वेटेड एवरेज मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 6। हाँ सर, निकालते हैं अभी। सर ये आया 456.53। ये आ गया भाई वेटेड एवरेज ब्रांड अर्निंग्स, वेटेड एवरेज ब्रांड अर्निंग्स आ गई। ठीक है, आओ इसमें से लेस करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल। सर ये क्या है? ये नहीं समझ में आया, रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है दोस्तों। ये एक तरीका है आपको ब्रांड रिलेटेड एक्सपेंसेस को देने का। ये जो R&D एक्सपेंसेस जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए थे ना, ऐसे एक्सपेंसेस को देने का ये एक तरीका है। ये क्या डिनोट करता है? डिनोट करता है कि ब्रांड के ऊपर हमने जो कैपिटल लगा रखा है उसका खर्चा कितना बैठ रहा है सालाना। तो ऑब्वियसली ब्रांड को आपने डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए कुछ कैपिटल यूज कर रखा होगा, कुछ कैपिटल लगा रखा होगा। उस कैपिटल के बदले आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है ये वो डिनोट करता है। तो ये आपकी कॉस्ट है, ब्रांड रिलेटेड कॉस्ट, उसी को देने का एक अलग तरीका है। अच्छा सर ठीक है, तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 1112 और हमारा रेम्यूनरेशन है इनटू 5%, 5% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, 55.6 रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल। ये आ गया ब्रांड अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बस इसमें से एक और चीज माइनस कर दो, वो है टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। तो हमारा निकल के आ जाएगा
ब्रांड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है सर, आओ देखते हैं ब्रांड अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आया। सर ये आया 400.93। बिल्कुल भाई। अब इसमें मैं 35% अगर माइनस कर दूं, 35% आया 140.33। तो कितना बचा 260 पॉइंट 400.93 माइनस 140.3 260.60। ये आ गया ब्रांड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और भाई क्या कैपिटलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ सर, कैपिटलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आओ कैपिटलाइजेशन फैक्टर से और डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली हमारी ब्रांड की अर्निंग्स आ जाएंगी कि सर कैपिटलाइजेशन फैक्टर है 16%। 16% से आप जैसे डिवाइड करोगे आपका निकल के आएगा ब्रांड की वैल्यू। तो दिस इज द ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू कैसे कंप्यूट हुई? ब्रांड अर्निंग्स डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। आप ब्रांड की अर्निंग्स को कैपिटलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपकी निकल के आएगी ब्रांड वैल्यू। ठीक है सर, आओ देखते हैं ब्रांड वैल्यू कितनी आई। 1628.75 करोड़। 1628.75 करोड़। जरा आंसर लिखना, कंक्लूजन। हेंस द वैल्यू ऑफ ब्रांड, हेंस द वैल्यू ऑफ ब्रांड is computed as 1628.75 crores. 1628.75 crores. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। RS Limited furnishes the following information relating to previous 3 years। पिछले 3 सालों की आपको information given है किस कंपनी की? RS Limited की। and requests you to compute the value of brand of the company rupees in lakhs। profit before interest and tax दिया हुआ है, loss on sale of assets दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिए हुए हैं, और फिर नीचे दिया हुआ है inflation was 9% for 2012, 15% for 2013. If the capitalization factor considering internal and external value drivers to brand is 14, determine the brand value. Assume an all-inclusive future tax rate of 35%. सर ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से? आओ करके देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से। इलस्ट्रेशन नंबर 3। कंप्यूटेशन ऑफ ब्रांड वैल्यू ऑफ कंपनी का भाई नाम क्या है? कंपनी का नाम है RS लिमिटेड। अमाउंट इन रुपीज लैक्स। पर्टिकुलर्स 3 इयर्स का हमको डेटा गिवन है, 2011, 2012, 2013। सबसे पहले फिगर दी हुई है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 75, 85.25, 150। अच्छा भाई इस क्वेश्चन में ना एक खास बात है, नॉन ब्रांडेड इनकम नहीं दी हुई,
पिछले क्वेश्चन में हमें नॉन ब्रांडेड इनकम दी हुई थी और पीबीआईटी से हमने वो लेस कर दिया था, तो ब्रांड रेवेन्यू निकल के आया था। इसमें नॉन ब्रांडेड इनकम नहीं दी हुई, बट अदर एडजस्टमेंट्स दी हुई है। अदर एडजस्टमेंट्स जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। भाई ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसका ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, जो डेफिनेटली ब्रांड अर्निंग्स में भी नहीं पार्ट बनना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको ऐड बैक कर रहा हूं ताकि पीबीआईटी में से इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ऐड कर रहा हूं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 318। अच्छा, इसके बाद है कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं थी, ये भी इनकम जो यहां ऐड हुई भी होगी पीबीआईटी में, ये नॉन ऑपरेशनल नेचर की है, इसका भी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। नॉन ऑपरेशनल इनकम, तो इसको भी मैंने लेस कर दिया। 12, 7.25 और 8। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेस करने के बाद मेरी आ गई ब्रांड अर्निंग्स। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो सर इस क्वेश्चन में ना नॉन ब्रांडेड इनकम देने के बजाय आपको दो एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं जो एब नॉर्मल नेचर की हैं, और उन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद हमारी ब्रांड अर्निंग आ जाएगी। तो सर प्रिजम्पशन ये है कि ये जो फिगर दी हुई है ना, ये ब्रांड अर्निंग ही है। हाँ भाई, तो एग्जाम में कई बार एग्जामिनर से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जहां पर वो हमको कोई फिगर देने से रह जाता है। अच्छा सर, ठीक है, ये मैंने यहां पर ऐड किया इन्फ्लेशन का फैक्टर, तो ये आ जाएगा मेरा ब्रांड अर्निंग्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। इसमें पता है मैं क्या करूंगा, मुझको वेट्स देने हैं, वेट्स देने के बाद ये आ जाएगा यहां पर वेटेड एवरेज, इसमें से रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल माइनस करूंगा, टैक्स रेट माइनस करूंगा, मेरी नेट ब्रांड अर्निंग्स आ जाएंगी, उसे कैपिटलाइज करके मुझे ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी अपनी। बस अब जो चैलेंज है ना इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन को स्पेशली क्लास में उठाया गया है, वो है इन्फ्लेशन फैक्टर को कंप्यूट करने का। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें इन्फ्लेशन की परसेंटेज दी हुई है, इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं दिया हुआ। इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है 1.1, 1.08, 1.09 ऐसे, यहां दिया हुआ है 9%, तो आपको निकाल के लाना है इन्फ्लेशन का फैक्टर। अच्छा एक चीज बता दो, जो मोस्ट रीसेंट ईयर है, जो 2013 है, जो अभी का ईयर है, मोस्ट रीसेंट ईयर है, उसका इन्फ्लेशन फैक्टर कितना होगा? सर उसका फैक्टर होगा 1.00। ठीक है, ये तो तुम अग्री करोगे। तो जो मोस्ट रीसेंट ईयर है जिसमें तुम अपनी ब्रांड की वैल्यू निकाल रहे हो, उस वाले ईयर का इन्फ्लेशन फैक्टर होगा 1.00। बाकी दोनों ईयर्स का इन्फ्लेशन फैक्टर आओ निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में। कंप्यूटेशन ऑफ इन्फ्लेशन फैक्टर्स। इन्फ्लेशन फैक्टर्स हमको कंप्यूट करने हैं, आपको पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा। ये मैंने बनाया 3 सालों के लिए अपने डेटा का कॉलम 2012, 2013। यहां मैंने लिखा इन्फ्लेशन परसेंटेज और यहां आ गया इन्फ्लेशन फैक्टर। ठीक है, मैंने लिखा इन्फ्लेशन परसेंटेज और इन्फ्लेशन फैक्टर, और हमको पता है कि जो 2013 का इन्फ्लेशन फैक्टर है ना, वो है 1। आओ देखते हैं इन्फ्लेशन परसेंटेज हमको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है। 9% फॉर 2012, 9%,
और 15% फॉर 2013। 2011 का हमें दिया हुआ ही नहीं है रेशो। देखो ये डेटा है जो मेरे पास है, इसके बेसिस पे तुमको दो फिगर निकाल के लानी है। एक तो इन्फ्लेशन फैक्टर ऑफ 2011, एक इन्फ्लेशन फैक्टर ऑफ 2012। 2013 का इन्फ्लेशन फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में इन्फ्लेशन फैक्टर को निकालना। भाई ये है 2013, ये है 2012, ये है 2013, ये है 2012, ये है 2011। ठीक है, तो अब कैलेंडर ईयर मान लो चाहे फाइनेंशियल ईयर मान लो, कुछ भी मान लो। यहां पर 2011 शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। यहां पर 2012 शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। यहां पर 2013 शुरू हो रहा है, यहां पर 2013 खत्म हो रहा है। हम कहां पर खड़े हैं? हम खड़े हैं ए पॉइंट पे आज, और अपनी ब्रांड को वैल्यू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा विच हैज बीन गिवन फॉर पास्ट 3 इयर्स। उस डेटा के बेसिस पे हम आज के दिन अपनी ब्रांड को वैल्यू कर रहे हैं। सर 2011 का इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया हुआ, इन्फ्लेशन रेट 2012 का इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है 9%, और 2013 का इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है 15%। देखो ये दिया हुआ है इन्फ्लेशन का रेट। ठीक है, अब जरा मतलब समझना, मतलब 15% का। ठीक है, जो इनकम हमने 2012 के एंड में कमाई, सपोज हमने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए का खर्चा किया, 100 रुपए की इनकम करी, कुछ भी मान लो, रेवेन्यू मान लो चाहे एक्सपेंडिचर मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने 2012 के एंड में जो कमाया वो था 100 रुपए। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं जरा इस 100 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू तक लेते आना, ए पॉइंट तक लेते आना, तो तुम मुझे क्या कहोगे? सर ये जो 100 रुपए है ना, 100 रुपए, इस पे 9% का इफेक्ट तो ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। क्यों पड़ा हुआ होगा? क्योंकि 100 रुपए तुमने कमाया 2012 में, 2012 में तो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड रेट पे तुमने कमाया है, तो 9% का इफेक्ट तो इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। क्या इसमें पड़ा हुआ नहीं होगा? सर 15% का इंपैक्ट इसमें पड़ा हुआ नहीं होगा। तो सर अगर आपको 100 को ए पोजीशन पे लाना है तो आपको 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.15 से, तब आपका ये 100 ए पोजीशन पे आ जाएगा। ए पोजीशन पे इसकी वैल्यू 15% ऊपर होगी, मतलब 115 रुपए ये बन जाएगा। तो अगर आप इस 100 को 2012 में ना कमा के 2013 में कमाते तो इस 100 की वैल्यू होती 115। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब आओ जरा इस वाले पॉइंट पे, सपोज आपने 100 रुपए कमाया इस वाले पॉइंट पे, मतलब 2011 के एंड में आपने कमाया 100 रुपए, और मैं तुमसे बोल रहा हूं इस 100 रुपए की वैल्यू बी पॉइंट पे मुझे बता दो, तो पता है तुम मेरे को क्या कहोगे? सर ये 100 रुपए कमाया 2011 में, तो 2011 का जो इन्फ्लेशन था वो तो ऑलरेडी 100 में इंक्लूडेड होगा। क्या इंक्लूडेड नहीं होगा? सर ये 9% जो लिखा है ना, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो तुम मेरे को कहोगे कि सर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 109% या 1.09, जो भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 का वो पोर्शन जो बी पॉइंट में होता, अगर 100 बी पॉइंट में कमाया जाता, बी पॉइंट पे कमाया जाता, तो निकल के आ जाएगा। तुम कहोगे 109 रुपए। सर ये 100 रुपए अगर आप 2011 में ना कमा के 2012 में कमाते तो सर आप 109 रुपए कमाते। अब देखना मेरा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, अगर यही 100 रुपए मैं बी पोजीशन पे आंकने की बजाय ए पोजीशन पे आंकूं, तो यही 100 रुपए, ये वाले 100 रुपए अगर मैं बी पोजीशन पे आंकने की बजाय ए पोजीशन पे आंकूं, तो सर आंक लो। ये क्यों आपने नया एरो बनाया? हटा दो सर इस नए एरो को। अरे सर ये फिगर ही तो आगे लेके जानी है। तो सर पता है सिंपली आप क्या करोगे, 109 मल्टीप्लाई बाय 1.15 या 115%, वॉट एवर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। आप 109 को मल्टीप्लाई कर दो 115 से। बताओ क्या तुम मेरे से यही बात कहोगे? हाँ सर।
अगर ये वाले 100 को आपको ए पॉइंट तक लेके जाना है तो दो रोड ब्लॉक्स आएंगे, एक तो ये 9% का रोड ब्लॉक, एक 15% का रोड ब्लॉक। तो जो फिगर 2011 में है उसको दो चीजों से मल्टीप्लाई करना है, 9% से और 15% से, और जो फिगर 2012 में है उसको सिर्फ एक चीज से मल्टीप्लाई करना है, 1.15 से या 115% से। तो अब देखना 2012 में आपने कितने रुपए कमाए, 2012 में 78 रुपए कमाए। अगर मैं आपको पूछूं 2012 के 78 रुपए की 2013 में वैल्यू बता दो, तो पता है तुम क्या कहोगे, सर 1.150 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और अगर मैं तुम्हें 2011 की बात पूछूं कि सर 2011 में तुमने 66 रुपए कमाए थे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2013 तक वैल्यू आ जाए, तो तुम मेरे से कहोगे सर 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 1.09, दो चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। पहले यहां से उठा के यहां तक लाना पड़ेगा, फिर यहां से उठा के यहां तक लाना पड़ेगा। सो ये 2 बार ट्रैवल होगा, और वो जो 2 बार ट्रैवल होगा वो एक बार ट्रैवल होगा 9% के लिए, एक बार ट्रैवल होगा 15% के लिए। तो जो इन्फ्लेशन फैक्टर आएगा वो आएगा 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.09। कितना आ गया, 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.09, यह आया सर 1.2535। देखो जरा, बात समझ में आई भाई? पेचीदा बात है, इंपॉर्टेंट बात है, और डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर कि अगर 2011 का आपको इन्फ्लेशन फैक्टर निकालना है तो 2011 का अपना इन्फ्लेशन फैक्टर तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो मैंने जीरो ऑलरेडी, क्वेश्चन ने जीरो दिया हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो उसे भूल जाऊंगा। मुझे तो 2011 की फिगर को दो इन्फ्लेशन फैक्टर से नापना पड़ेगा, एक तो 9% से नापना पड़ेगा, एक 15% से नापना पड़ेगा। तो 1.09 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1.15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके 2011 की फिगर 2013 तक वैल्यू हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो इन्फ्लेशन फैक्टर बताना क्या आ गया सर, 2011 का आ गया 1.2535, 2012 का आ गया 1.150 और 2013 का आ गया 1। तो ये रहा 60, यह आया 82.731, और यह आया 89.7। यह आया तीनों वैल्यूज। बताओ जरा, बात समझ में आई क्या? हाँ सर। वन 160 यहां पर जो टोटल है ये 160 है और 160 है, ठीक है सर। तो भाई अब बता दो, क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है? डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? सर ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो बता देना, क्या इसमें वेट लग सकता है? हाँ सर बिल्कुल वेट लग सकता है। तो बता दो 3 2 1 या 1 2 3? सर नियरेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट मिलेगा, तो 1 2 3, नियरेस्ट ईयर विल गेट द हाईएस्ट वेट 1 2 3। तो ये है इंक्रीजिंग ट्रेंड 82.731, 89.7 एंड 160। इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो मैंने वेट लगाया, और वेट लगाया जाएगा जो नियरेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट देके, ठीक है सर। ये आ गया 480, $179.4 और यहां आ गया 82.731। तो भाई ये आ गया वेटेड प्रोडक्ट। अब इन प्रोडक्ट के बेसिस पे हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। वेटेड एवरेज 82.731
731 प्लस 179.4 प्लस 480 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 123.6885। वेटेड एवरेज निकल के आया। अब इसमें क्या लेस करना है सर? इसमें लेस कर दो रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल, रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल, और सर कुछ भी रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल नहीं है, बहुत ही अच्छी बात। तो बस हम इसके बाद इसमें से सीधा टैक्स रेट को माइनस कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा ब्रांड अर्निंग्स पोस्ट टैक्स, टैक्स के बाद के ब्रांड अर्निंग्स। इसके बाद हम लोग जो ब्रांड मल्टीपल है वो यहां पर लिख लेंगे। सर कितनी आ गई पोस्ट टैक्स ब्रांड की अर्निंग्स? 123.6885 मल्टीप्लाइड बाय 35%, 43.291। तो सर 123.685 माइनस 43.291, ये आ गया 80.3975। ब्रांड अर्निंग्स पोस्ट टैक्स 880.3975। अब जरा बात ध्यान से सुनना, अगली बात भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है द एक्सटर्नल वैल्यू ड्राइवर टू ब्रांड, वैल्यू ड्राइवर टू ब्रांड दिया हुआ है 14। अब अपने दिमाग में ना इसको कैपिटलाइजेशन फैक्टर समझ के अपने आप एज्यूम मत कर लेना कि सर परसेंटेज मिसिंग है, हम परसेंटेज अपने आप लगा देते हैं। ये परसेंटेज लगाने वाला नहीं है, ये तो ब्रांड मल्टीपल है, इस 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कि डिवाइड। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। आपको हमेशा एग्जाम में कभी भी अपने आप से परसेंटेज नहीं लगानी कि आप सोचो अरे सर ये तो परसेंटेज इसमें मिसिंग है, हम लोग आओ परसेंटेज लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, परसेंटेज लगा दोगे। ये ब्रांड मल्टीपल है, इसकी जो यूटिलिटी होती है वो होती है जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ब्रांड अर्निंग्स से, तो ब्रांड अर्निंग्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका ब्रांड वैल्यू निकाल के लाते हो। इसको डिवाइड नहीं करना होता, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है सर, तो ये आ गया 1125.565, 1125.565। ब्रांड की वैल्यू आ गई 1125.565। तो कंक्लूजन लिखना जरा, हेंस द वैल्यू ऑफ ब्रांड अर्निंग्स, hence the value of brand earnings of RS Limited is computed as 1125.565 lakhs।